यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की सीरीज यहाँ पर लगातार आपके लिए चल रही है और इसके पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई हैं, तो वहाँ पर जाकर आप आसानी से प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ये जो क्लासेस आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि आपकी ये जो परीक्षाएं वो फरवरी माह के सेकेंड वीक में स्टार्ट होने जा रही हैं, तो आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। और आज यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये सेकेंड सेमेस्टर 2019 का पेपर है आपका सोशल स्टडीज़ का। ये आपका 50 अंकों का रहता है, 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। सबसे पहले आपको बताइएगा, अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद आपके आती लघु उत्तर क्वेश्चन जो होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी आपका 2019 का पेपर आ चुका है। इससे पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए 2016-17 तक की, तो वो तुरंत जाकर आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, आपको अलग अलग प्ले लिस्ट सब्जेक्ट वाइज बना दी गई हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 1 आपसे ये पूछा जा रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद आपको बताइए जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होंगे उसके बाद द्वितीय उत्तर प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, किसने किया था? गुप्त संवत जो है उसने किसने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर समुद्रगुप्त ने? तो यहाँ पर आपको पता ही होगा जो गुप्त संवत है उसका जो प्रारंभ है ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और कब किया था? 319-20 ईस्वी में से स्टार्ट किया गया था इस संवत को। तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि गुप्त संवत का जो प्रारंभ था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ा रहे अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस चीज की घोषणा की थी? जो कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने, उसके बाद किस चीज की घोषणा की थी? मेरी घोष की, या फिर धर्म घोष की, या मेरी घोष और धर्म घोष दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कलिंग युद्ध के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हानि हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा जो आपका कलिंग था उसने यहाँ पर अशोक था उसने कलिंग युद्ध के बाद धर्म घोष की घोषणा की थी। किसकी? धर्म घोष की घोषणा की थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। तो आप इस क्लास को शेयर भी जरूर कर दें अपने अदर भाई बहनों के साथ, और लाइक भी जरूर कर दें, ताकि हमारी इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको आपसे के द्वारा मिलता रहे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, उससे पहले देख लीजिए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को पश्चाताप हुआ और उसने सांस्कृतिक विजय के लिए भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया, जिसे भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपना लिया था। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, और प्रश्न संख्या 3 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित यानी कि अधोलिखित में कौन स्वर्ण मुद्रा है? ठीक है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है, गुप्तकालीन में जो स्वर्ण मुद्रा कहलाती थी उसका नाम क्या था? कौड़ी था, ठीक है, या फिर दीनार था, या फिर निष्क था, या फिर पर्ण था? ये आपको बताना है। तो गुप्त काल में, ठीक है, जो स्वर्ण मुद्रा यूज की जाती थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों आपका दीनार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है गुप्त काल में जिस स्वर्ण मुद्रा का यूज किया जाता था उसको आप क्या बोलते थे? दीनार बोलते थे। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और इसमें आपको ये बताना है कि जो तराइन के युद्ध लड़े गए थे पहले, दूसरे, तृतीय, इसमें से आप देख लेंगे कौन सा वाला पूछा गया है? तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया था ये आपको बताना है। महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, या फिर मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था? ये आपको बताना है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो आपको ये भी याद रखना है कब लड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब लड़ा गया था ये भी आपको याद रखना। तो ये आपका 1191 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसकी जगह प्रथम की जगह आपसे पूछ ले कि द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो द्वितीय युद्ध था लड़ा गया था आपका 1192 ईस्वी में, और द्वितीय युद्ध भी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछी जाए, कहीं पर भी डेट पूछी जाए, तो डेट भी आपको याद रखना है। ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम की जगह द्वितीय, तो द्वितीय में बस आपको डेट बदल देना, 1192, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही दोनों युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 5 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, तो उसका आप आंसर करेंगे फटाफट, और इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई हमारे साथ जुड़ सकें। प्रश्न संख्या 5 है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस जगह पर स्थित है? बताना है आपको। सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। तो इस
चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए भाई बहन हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी PYQ की जो सीरीज़ हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। और इसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। तो जो आपके दूसरे भाई बहन हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एडमिशन लिया है या फिर लेने जा रहे हैं, उनको भी आप यहाँ पर जरूर जोड़ लीजिए। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में, ये आपको बताना होगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में। किस जगह पर है, राजस्थान में, ये आपको याद रखना। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने के अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपको क्या बताना है देखेंगे। पल्लवों के जो प्रसिद्ध रथ मंदिर है वो किस स्थान पर निर्मित है, यानी कि जो पल्लवों का प्रसिद्ध जो रथ मंदिर है, रथ मंदिर के बारे में आपको बताना है। जो प्रसिद्ध रथ मंदिर है ये किस जगह पर, कांची में है, महाबलीपुरम में, बंगी में या फिर तंजेर में, ये आपको बताना है। तो आपको तुरंत बता देना है कि जो प्रसिद्ध रथ मंदिर है पल्लवों का वो किस जगह पर बना हुआ है, जो कि ये जगह कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। क्या हो जाएगा, महाबलीपुरम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो रथ मंदिर किस जगह पर, ये आपका महाबलीपुरम में, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप देख लीजिएगा, और इस मंदिर का जो निर्माण था वो राजा नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चिंगलपेट में समुद्र के किनारे महाबलीपुरम उर्फ माल्यपुरम भी इसे कहा जाता है नामक नगर की स्थापना की और रथ निर्माण का शुभारंभ किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसने करवाया था, राजा नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा पल्लवों का जो प्रसिद्ध रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नरसिंह वर्मन ने। यह भी आपको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको ये बताना कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो देख लेंगे फटाफट इसमें से गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। जयदेव है, जयसिंह है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जयसिंह ने कहा जाता है, अमीर खुसरो जी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन ए। देख लेंगे हम इसका राइट आंसर, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। ठीक है, यहाँ पर याद रखना आपको, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आप देख सकते होंगे, इसका आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। गीत गोविंद के जो लेखक या रचयिता कौन है, जयदेव जी हैं, जो कि 12वीं शताब्दी के भारतीय कवि हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 8, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ठीक है, जो अष्टदिग्गज है उन्हें क्या कहा जाता था, कौन थे वो। ठीक है, जिस तरह से आपको पता होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, और वो अलग अलग विषयों के विद्वान थे, कोई यहाँ पर मंत्री था तो कोई कवि था, कोई कुछ था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे वो कौन थे, आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8 मंत्री थे या 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, 8 परामर्शदाता थे। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन थे, 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, कौन थे, तेलुगु कवि थे। कैसे कवि, तेलुगु कवि। ठीक है, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में कविताएं लिखते थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में ये अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे। 8 जो कवि थे उनको ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। आप देख लीजिए यहाँ पर दरबार में अष्टदिग्गज जो था वो 8 तेलुगु विद्वान थे और अब कवियों को दी गई सामूहिक उपाधि है ये। ठीक है, अष्टदिग्गज कहा जाता था। 8 विद्वान लोग थे जो कि कवि भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको ही क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 9 आपको बताना है मानसूनी पवन कौन सी होती हैं। नियतवाही पवन होती हैं, मौसमी पवन होती हैं, स्थलीय पवन होती हैं, फिर सागरीय पवनें होती हैं। कौन सी, मानसूनी पवनें। ठीक है, मौसमी पवनें किससे कहा जाता है, मानसूनी पवनों को ही क्या कहा जाता है, आपका मौसमी पवन। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले देख लीजिए जो आपकी मानसूनी पवनें होती हैं उन्हीं को आपका मौसमी पवन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मौसमी वायु, मौसमी हवाएं जो होता है उसी को आपका मानसूनी पवन कहा जाता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर दें एक बार फिर से, ज़्यादा से ज़्यादा हर फ्रेंड्स और भाई बहन के साथ। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करें ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या 10 में आपसे ये पूछा जा रहा है, आप देख लीजिए वायुमंडल जो है जो हमारा, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा नहीं कि केवल डीएलएड परीक्षाओं में ही पूछा जाता है, ये अदर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर आपको पता होगा लगभग 79%। ठीक है, लगभग 79% होता है, ये आपका 78 से 79% ये आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका O2 यानी कि जिसे ऑक्सीजन बोलते हैं, जो कि लगभग आपका 21% होती है लगभग। ठीक है, 21% गैस पाई जाती है वायुमंडल में, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ें, आगे बढ़ें, फटाफट आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उसके साथ ही आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार जरूर देख लीजिए। इसमें बताया भी गया है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो 78.08% और उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस है वो 20.9595 यानी कि लगभग आप इसे 21 मान सकते हैं। उसके बाद जो ऑर्गन है वो 0.93%। इसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है यानी कि CO2 का नंबर आ जाता है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है ये आपको देखना होगा। प्रश्न संख्या 11 में आपको बताना होगा कि शीतोष्ण 66 यानी कि 66 से इक्वेटर दो ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध है, कौन सा है ये आपको बताना है। शीतोष्ण है, शीत है या उष्ण है या फिर इनमें से कोई सा नहीं। 66.5 डिग्री ध्रुवों के मध्य जो ताप कटिबंध पाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या कहा जाता है उसे? शीतोष्ण, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 66.5 डिग्री यानी कि 66 से 1/2 ध्रुवों के मध्य जो ताप पाया जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? आपका शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट इसका आंसर करेंगे आप। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं? ठीक है, 1 अनुसूची या 2 अनुसूची या 3 है या 4 है? इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप करेंगे। फटाफट बताएंगे आप कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, फटाफट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं। यहाँ पर 3 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, 3। चलिए आपको आंसर मिल ही गया। अब 3 अनुसूचियां दी गई हैं। सबसे पहला आपका संघ सूची। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आपका? संघ सूची। संघ सूची में जितने भी विषय हैं, जैसे कि कौन कौन से विषय आ सकते हैं इसमें? आपका आर्मी जो होता है, ठीक है, आर्मी जैसे सब्जेक्ट को इसमें रखा गया है, आर्मी के बारे में, या फिर हो सकता है आपका दूसरा कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि रेलवे हो सकता है। ठीक है, रेलवे। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए। तो इन सब्जेक्ट या इन विषयों के बारे में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल केंद्र सरकार को है। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसके बाद दूसरी सूची होती है आपकी राज्य सूची। दूसरी सूची कौन सी हो जाती है आपकी? राज्य सूची। राज्य सूची में कुछ विषय हैं जैसे कि हो सकता है आपका पुलिस आ सकता है इसमें। ठीक है, पुलिस और भी कई सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए। तो जो राज्य सूची होती है इसमें जो सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं, जो विषय रखे गए हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, यानी कि राज्य सरकार के पास होता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के पास। अब एक सूची और बची हुई रहेगी जिसे आप बोल देते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची बची हुई अभी आपकी रहेगी। तो समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट रखे गए, जो सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है आपका। ठीक है, समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट यहाँ पर रखे जाते हैं उस पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, जिसकी हो गया आपका शिक्षा। ठीक है, शिक्षा हो गया। ठीक है, या फिर आपका हो गया वन वगैरह। ठीक है, वन पहले आपका क्या था? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में था, यानी कि राज्य सूची में था, बट बाद में संविधान संशोधन के द्वारा वन को भी आपका क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो शिक्षा हो गया या वनों के मामले में कोई भी जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र राज्य दोनों सरकारों को है। तो इस तरह से जो सूचियाँ होती हैं वो 3 होती हैं। आगे डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो अनुसूचियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 तरह की होती हैं। संघ सूची, केंद्र और इसके अलावा राज्य सूची, उसके बाद तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची। तो इस सवाल का राइट आंसर फटाफट आपको पता चल ही चुका होगा। तो ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा और इसमें यहाँ पर बताया भी गया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची मैंने अभी आपको बता भी दिया। फिलहाल अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 13, फटाफट बताएंगे। संविधान सभा, ठीक है, जो संविधान निर्माण के लिए एक सभा बनाई गई थी, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपको बता दें। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप यहाँ पर याद रखें। ठीक, तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, यही हमारे भारत के पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे। ये भी आपको याद रखना। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको याद रखना। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी आपको याद रखना है। ये स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? ये थे प्रधानमंत्री। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये भी आपको याद।
प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्रपति के बारे में यहाँ से आपको जानकारी मिल गई, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब बताइए हमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते होंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और संविधान सभा के लिए कुल सीटों की संख्या 389 थी। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। फटाफट आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 14, अर्थव्यवस्था में जो पूंजी होती है उसका बाजार कौन बनाता है, उपभोक्ता बनाता है, शेयर बनाता है, स्टॉक एक्सचेंज या फिर बैंक बनाता है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा शेयर, ठीक है। शेयर यहाँ पर कई सारे लोग मिलकर अलग अलग शेयर खरीदते हैं, तो उसकी आप कई क्या बोलते हैं, वही आपकी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजी का बाजार कौन होता है, आपका शेयर, ठीक है। शेयर होता है जो कि यहाँ पर योगदान देता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है, शेयर बनाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। और इस क्लास का अंतिम वर्जन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। उसके बाद आपको पता ही होगा, जैसे ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे 2016 से लेकर 2024 तक के, उसके बाद आपको पता होगा जो अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न बचे हुए हैं ये भी आपको तुरंत सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो सभी भाई बहन, जितने भी नए भाई बहन हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और जो अदर भाई बहन हैं आपके साथ, उनके साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का क्या करने होता है। मूल्य मापक का जो कार्य है वो मुद्रा का सहायक कार्य है या फिर अन्य कार्य या फिर प्रमुख कार्य या फिर आकस्मिक कार्य आपको बताना है। तो ये किस तरह का कार्य है कि प्रमुख कार्य है, ठीक है। मूल्य का मापन करना ही मुद्रा का प्रमुख कार्य होता है। आप मुद्रा जिसका आप यूज़ करते हैं, पैसा रुपया, ठीक है, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, किसी भी चीज़ का मूल्य का मापन करना। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, सोशल साइंस के पेपर में, सोशल स्टडीज़ के पेपर में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य। तो इस तरह से आज की क्लास यहाँ पर आपकी समाप्त हुई। इसी तरह की और भी क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।